नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग चैप्टर सेकंड का ईसीएस चैप्टर सेकंड का पार्ट फोर्थ को देखते हैं। तो डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एमरफस कोर ट्रांसफार्मर फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये क्वेश्चन है। तो एमरफस कोर के बारे में, एमरफस कोर टाइप का जो ट्रांसफार्मर है उसके बारे में बताओ एनर्जी कंजर्वेशन के दृष्टि से। तो एमरफस कोर जो ट्रांसफार्मर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनर्जी कंजर्वेशन के नज़र से। तो एनर्जी जो लॉसेस होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, जो आयरन लॉस है वो हिस्ट्रीसिस लॉस, आयरन लॉस में जो हिस्ट्रीसिस लॉस और एडी करंट लॉस इंक्लूड रहता है। तो वो जो है कंटिन्यूसली कोर में होते रहता है ना, थ्रू आउट द डे। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो 24 आवर लोड कनेक्टेड रहता है, इसलिए 24 आवर जो है उसमें आयरन लॉस होते ही रहता है। तो ये जो कोर लॉसेस है जो कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर है उसमें ये कंटिन्यूसली जो लॉसेस कोर लॉस जो है वो होते ही रहता है, अगर लोड कनेक्टेड हो या ना हो। तो एमरफस कोर जो है वो तो मेटालिक ग्लास और जो आयरन अलॉय है उसको मिला के इसको एमरफस कोर को बना जाता है। इसके वजह से जो ये लॉसेस है वो कम होके अराउंड 70% जो है लॉस कम हो जाता है ड्यू टू दिस लोअर आयरन लॉस। तो ये एमरफस कोर में आयरन लॉस कम होने से क्या हो रहा है, किसी लोड कोई भी रहे लॉसेस जो है वो कम हो जाता है। इससे इसका ट्रांसफार्मर का क्या हो जाता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है और ये जो एफिशिएंसी जो है इंक्रीज होकर अराउंड 98.5% जो है वो हो जाता है। एमरफस कोर जो मटेरियल है वो हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है उसका, जिसकी वजह से ये 2 से 3 गुना जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से सिलिकॉन स्टील जो कोर है उससे करीब 2-3 गुना ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होने की वजह से इसमें जो है तुम्हारा कोर लॉस जो है यानी एडी करंट लॉस जो वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो एमरफस जो कोर है, एमरफस जो स्टील है उसका हिस्ट्रीसिस जो लॉसेस है वो काफ़ी कम रहता है, जिसके वजह से जो एनर्जी लॉसेस है वो कम हो जाता है ड्यूरिंग मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग जो साइकिल रहता है उस दौरान इसमें जो हिस्ट्रीसिस लॉसेस है वो काफ़ी कम होता है। तो ये जो ऑल डे एफिशिएंसी होता है ट्रांसफार्मर का वो भी इसका बढ़ जाता है, जिससे कि एनर्जी सेविंग बढ़ जाता है। तो जैसे कि लॉसेस भी रिड्यूस हो रहा है, उससे क्या है कि जो ट्रांसफार्मर का कूलिंग प्रॉब्लम है यानी हीट भी कम होगा, तो इसलिए कूलिंग जो करने का जो प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाता है। और उससे रिलेटेड जो भी तुम्हारा प्रॉब्लम है जैसे ओवर हीट होना या फिर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होना, ये सब जो है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से एमरफस कोर जो ट्रांसफार्मर है वो इसका इम्पोर्टेंस है एनर्जी कंजर्वेशन के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई सॉफ्ट स्टार्टर यूज फॉर मोटर स्टेट इट्स 2 एडवांटेजेस। तो मोटर को स्टार्ट करने के लिए सॉफ्ट स्टार्टर क्यों यूज़ किया जाता है, उसका 2 एडवांटेजेस बताइए। तो एसी मोटर जो है वो स्टार्टिंग में जब मोटर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो हेवी करंट जो है वो लेता है। हेवी वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से उस लाइन में जो भी अदर मशीन्स कनेक्टेड है वो अफेक्ट होता है, साथों साथ जो है एनर्जी लॉसेस लाइन कंडक्टर में बढ़ जाता है। अगर हम लोग जो स्टार्टिंग करंट है उसको मेंटेन कर सके उसके नॉर्मल वैल्यू पे, जिससे कि ये जो एडिशनल वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या फिर जो एनर्जी लॉसेस हो रहा है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, उसको टाल सकते हैं और एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो सॉफ्ट स्टार्टर जो है डिवाइस है मोटर को स्टार्ट करने के लिए, जो मोटर के जो सप्लाई वोल्टेज है वो मेंटेन रखता है, वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है और जिसकी वजह से करंट जो है वो सूटअप नहीं होता है, यानी करंट जो है वो ज़्यादा नहीं लेता है, जिससे कि एनर्जी का भी जो लाइन लॉस है वो भी नहीं हो पाता है, एनर्जी लॉसेज जो है वो नहीं होता है। ये जो एकाएक जो करंट बढ़ना या कम होना ये नहीं होता है, इसके वजह से मोटर का लाइफ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब जो एडवांटेजेस है सॉफ्ट स्टार्टर का, मोटर के ऑपरेशन के दौरान वोल्टेज ड्रॉप जो है बहुत ही कम होता है, जो एनर्जी लॉसेस होता है लाइन में वो कम हो जाता है, पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव होता है, मोटर का जो स्टार्टिंग है वो बहुत ही स्मूथली होता है और ऑपरेशन भी प्रॉपरली होता है। जैसे कि कहा गया है सॉफ्ट स्टार्टर करंट को लिमिट करके रखता है, जिसकी वजह से ये जो मेंटेनेंस इसका कम होता है, मोटर का जो मेंटेनेंस बहुत ही कम आता है और स्टार्टिंग टॉर्क जो इसका लो रहता है,
नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो मैकेनिकल स्ट्रेस के वजह से उसमें जो डैमेज होने का चांसेस है वो भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है करीब 8 पॉइंट है एडवांटेजेस है सॉफ्ट स्टार्टर को यूज़ करने का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 बेनिफिट्स एंड 2 एप्लीकेशंस ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स। तो 2 एडवांटेजेस बताओ और 2 एप्लीकेशन बताओ जहाँ पे ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स यूज़ किया जाता है, जिसको शॉर्ट में वीएफडी कहा जाता है। तो पहला जो बेनिफिट्स है, इसमें एनर्जी का सेविंग होता है, बेटर प्रोसेस कंट्रोल, प्रॉपरली वो कंट्रोल कर सकते हैं वीएफडी के द्वारा मशीन्स को। कॉस्ट सेविंग, इसमें जो है एनर्जी सेविंग हो रहा है तो इनडायरेक्टली कॉस्ट का भी सेविंग होता है। लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही कम आता है। और लार्ज लाइफ फॉर बियरिंग एंड मोटर, तो इसमें जो है बियरिंग का या मोटर का लाइफ जो है वो एक्सटेंड होता है, बढ़ जाता है। इम्प्रूव पावर क्वालिटी, पावर क्वालिटी में भी इम्प्रूव्ड होता है। और स्टार्टिंग जो है वो स्मूथ होता है। और इम्प्रूव पावर फैक्टर, पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव होता है। तो इस प्रकार से वीएफडी को अगर यूज़ करते हैं तो उसका ये एडवांटेजेस है या बेनिफिट बोल सकते हैं। अब इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जो कन्वेयर है या फिर मशीन वगैरह है उसको, या फिर अदर प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन लाइन है उसमें ये वीएफडी का यूज़ किया जाता है, जिससे कि उसको यूज़ करके स्टार्टिंग और उसको प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है। सेकेंड जो पॉइंट है, तो ये जो तेल खनन के लिए या फिर माइनिंग के लिए या फिर जो सुरंग वगैरह बनाने के लिए जो मशीन्स वगैरह रहता है उसको ऑपरेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए वीएफडी का यूज़ किया जाता है। तीसरा जो एप्लीकेशन है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, फैन और ये जो ब्लोअर है उसको कंट्रोल करने के लिए भी वीएफडी का यूज़ किया जाता है। तो वीएफडी जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, इसमें क्या होता है कि जब हमको ऑपरेशन जो मशीन है उसको कंट्रोलिंग जो है वो फ्रीक्वेंसी को वेरी करके उसको कंट्रोल किया जाता है, स्पीड कम ज़्यादा किया जाता है फ्रीक्वेंसी को वेरी करके, जिसके वजह से उसमें जो लॉसेस जो है वो नहीं होता है, बहुत ही कम होता है। इसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। तो इस प्रकार से वीएफडी का एप्लीकेशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब्ड विथ सर्किट डायग्राम द ऑपरेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब स्टार डेल्टा जो स्टार्टर है उसका ऑपरेशन के बारे में बताने के लिए बताया गया है, उसके ऑपरेशन के बारे में बताइए एनर्जी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किस प्रकार से स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है वो एनर्जी कंजर्व करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्ले रोल करता है। तो इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये RYB एंड न्यूट्रल, ठीक है, 3 फेज। तो इसके बाद यहाँ पे ये आ गया, इसको अगर हम लोग देखें तो ये मोटर है और ये तुम्हारा स्टार और एक जो है डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन है। तो इसमें दिया है F1 जो है वो फ्यूज़ है, F2 जो है वो थर्मल कटआउट, K1 मेन कॉन्टेक्टर, K2 डेल्टा कॉन्टेक्टर और K3 स्टार कॉन्टेक्टर, M1 जो है 3 फेज मोटर। अब इसमें K1, K2, K3 और ये तुम्हारा मोटर है ना, और फ्यूज़ एंड थर्मल कटआउट। तो ये जो है फ्यूज़ है और ये जो है वो थर्मल कटआउट है, और K1, K2, K3। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन है। मोटर हाई कैपेसिटी का मोटर जो रहता है, जिसका HP जो है वो 10 HP से बड़े साइज़ का जो मोटर है उसमें जो कनेक्शन रहता है वो स्टार डेल्टा वाइंडिंग टाइप का कनेक्शन रहता है। तो इनिशियल में क्या होता है, मोटर जो जब स्टार्ट करते हैं वो कनेक्टेड किया जाता है स्टार मोड पे टू रिड्यूस द इनिशियल इनरश करंट। तो इनिशियल करंट को लिमिट करने के लिए, कम करने के लिए, तो मोटर का जो कनेक्शन रहता है इनिशियल स्टार्टिंग कंडीशन में वो स्टार मोड में किया जाता है। एक बार मोटर जो है अगर स्पीड गेन कर लेता है 60-70% जो है उसका स्पीड, रेटेड स्पीड से अराउंड 70% तक जब स्पीड वो गेन कर लेता है, इसका जो स्विच है वो चेंज कर देता है डेल्टा मोड में। जो कनेक्शन है वो स्टार मोड से डेल्टा मोड में वो चेंज हो जाता है। तो जैसे बोला गया है कि मोटर लोड जो है, जब मोटर का अगर लोड 40% तक है तो वो स्टार मोड में रहता है। जैसे ही उसका लोड बढ़ जाता है, जैसे 40% का वो उसके ऊपर लोड आता है तो स्विच जो है उसका चेंज हो जाता है फ्रॉम स्टार मोड टू डेल्टा मोड।
अब मोटर जब ऑपरेट होता है स्टार मोड में, करंट जो है इसका कंजम्पशन ड्रॉप होता है अराउंड 1/3, है ना, जिससे कि एनर्जी जो है वो सेविंग होता है, एनर्जी कंजर्व होता है लगभग 10 to 40% तक, डिपेंडिंग ऑन द मोटर लोड एंड मोटर वेरिएशन। तो मोटर के लोड के ऊपर ये जो है एनर्जी कंजर्व होता है अराउंड 10 to 40% तक, क्योंकि इनिशियल में स्टार मोड में होने की वजह से जब लाइट लोड कनेक्टेड रहता है तो 1/3 जो है उसमें सप्लाई जो वोल्टेज है 1/3 दिया जाता है, तो वो पावर कंजम्पशन जो है 1/3 तक पावर कंज्यूम करता है। ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है एनर्जी सेव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। अब ये ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर का वर्किंग प्रिंसिपल पूछा गया है। इंडस्ट्री में जो है मोस्टली जो है इंडक्टिव लोड ज़्यादा रहता है, अराउंड 80% जो है वो इंडक्टिव लोड रहता है, जैसे कि इंडक्शन मोटर है, AC/DC ड्राइव है, जो वेल्डिंग मशीन्स है, आर्क फर्नेस है, फ्लोरोसेंट लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स जो तुम्हारा कंट्रोल सर्किट वगैरह रहता है, या फिर कंप्यूटर है, ये सब जो है तुम्हारे इंडक्टिव लोड होता है। तो बहुत ही कम मात्रा में ये रेजिस्टिव लोड रहता है, और वेरी रेयरली इंडस्ट्रीज में हैव ए कैपेसिटिव लोड सच एज सिंक्रोनस मोटर। तो बहुत ही नाम मात्र का कैपेसिटिव लोड रहता है जैसे कि सिंक्रोनस मोटर। तो सबसे ज़्यादा जो है अराउंड 80% जो है हमारे इंडक्टिव लोड रहता है, और 15% अराउंड 15 से 18% जो है रेजिस्टिव लोड रहता है, बाकी जो है नाम मात्र का कैपेसिटिव लोड रहता है। तो इसके वजह से क्या है कि नेट जो इंडस्ट्रियल लोड है वो इंडक्टिव लोड माना जाता है। इंडक्टिव लोड ज़्यादा होने की वजह से, पावर फैक्टर लो होने की वजह से ये जो है पावर जो है ज़्यादा ड्रॉ करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वो ज़्यादा पावर कंज्यूम ड्रॉ करता है, जिसकी वजह से पावर फैक्टर लो होने की वजह से उनको कभी कभी पेनल्टी भी पे करना पड़ता है। अब ऑटोमेटिक पावर फैक्टर जो कंट्रोलर है वो यूज़ किया जाता है इस पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, है ना। तो ये जो इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए, उसके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर जो है वो इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो इन मेनी इंडस्ट्रीज सेंट्रलाइज्ड कंपेंसेशन इज एम्प्लॉयड। तो सेंट्रलाइज्ड कंपेंसेशन मीन्स ये जो पावर फैक्टर कंट्रोलर है वो एक सेंट्रल पोजिशन में लगाया जाता है, और वहाँ से लोड के हिसाब से वो कैपेसिटर पावर फैक्टर जो है वो मैनेज किया जाता है या फिर मेंटेन करते हैं। तो कैपेसिटर बैंक जो रहता है वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इनकमिंग जो सबस्टेशन रहता है, इनकमिंग जो पैनल रूम रहता है वहाँ पे लगाया जाता है, और उसके बाद सब डिवाइडेड इनटू द स्टेप्स, और उसको स्टेप बाय स्टेप उसको सब डिवाइड किया जाता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम स्विच दिस सब डिवाइडेड कैपेसिटर यूनिट इन स्टेप्स टू मेंटेन द पावर फैक्टर टू रेफरेंस मार्जिन। तो ऑटोमेटिक जो कंट्रोल सिस्टम रहता है वो स्विच करता है, नंबर ऑफ जो कैपेसिटर रहता है ना, कैपेसिटर बैंक, वो बहुत सारे कैपेसिटर बैंक कनेक्टेड रहता है, और जैसे जैसे लोड में इंडक्टिव लोड के हिसाब से वो पावर फैक्टर बैंक जो है वो ऑपरेट होता है, और वो कंट्रोलिंग करता है ऑटोमेटिक। जैसे ही तुम्हारा इंडक्टिव लोड बढ़ेगा कैपेसिटर बैंक ही ऑटोमेटिक ऑपरेट होते जाएगा, जैसे इंडक्टिव लोड कम होते जाएंगे पावर फैक्टर तुम समझो इम्प्रूव हो रहा है, उस हिसाब से जो है कैपेसिटर बैंक जो है कम होते जाएगा। तो एज पर द लोड कैपेसिटर बैंक आर ऑटोमेटिकली स्विच ऑन टू मेंटेन द पावर फैक्टर अराउंड यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक्टिव हार्मोनिक्स फिल्टर। अभी एक्टिव हार्मोनिक्स फिल्टर AHF शॉर्ट में। तो हार्मोनिक्स करंट जो है वो क्यों होता है, ये जो नॉन लीनियर लोड रहता है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है या फिर कंप्यूटर है, तो ये सब कारणों से क्या है कि जो हार्मोनिक्स करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब बोला गया है कि ये नॉन लीनियर लोड किसे कहा जाता है, तो जो डिवाइसेस करंट कंज्यूम करता है या करंट ड्रॉ करता है अदर देन जो सेम वेव फॉर्म ऑफ द सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज का जो वेव फॉर्म रहता है उसके अदर देन जो भी वेव फॉर्म का करंट रहेगा उसको हम लोग नॉन लीनियर लोड कहेंगे। The flow of harmonic current through the system cause voltage distortion in the distribution system। तो ये जो हार्मोनिक करंट है वो सिस्टम में फ्लो होता है, जिसके वजह से वोल्टेज जो है डिस्टॉर्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, यानी वोल्टेज जो है वो डिस्टर्ब होता है। नंबर ऑफ जो वेव फॉर्म है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का वेव फॉर्म जनरेट होता है, जिसके वजह से जो सप्लाई वोल्टेज है वो डिस्टॉर्ट होता है, प्रॉपर नहीं रहता है।
और फॉलोइंग आर द मेजर हार्मोनिक जनरेटर। अब कौन कौन इक्विपमेंट है या डिवाइसेस जो है हार्मोनिक जो जनरेट करता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस जैसे कि वेल्डिंग है, वेल्डिंग मशीन्स है, फर्नेस है, बैटरी चार्जर है, डीसी पावर सप्लाई है, वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स फॉर एसी एंड डीसी मोटर, जो अलग अलग मोटर एसी मोटर या डीसी मोटर को चलाने के लिए जो सर्किट या डिवाइस लगाया जाता है उससे भी हार्मोनिक जनरेट होता है। फिर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यूपीएस के द्वारा भी हार्मोनिक जनरेट होता है। और फोर्थ जो है ऑफिस इक्विपमेंट जैसे कि पीसी है यानी कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सर्वर है, ये सब चीज़ें जो है ये हार्मोनिक जनरेट करने का काम करता है। अब ये हार्मोनिक्स करंट अगर बढ़ जाता है, हार्मोनिक्स करंट इंक्रीज द आरएमएस करंट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम, है ना, रूट मीन स्क्वायर करंट। तो ये जो हार्मोनिक्स करंट है उसके वजह से ये जो आरएमएस करंट है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो बढ़ जाता है। ये जो पावर क्वालिटी है वो डिटोरेट होता है। द स्ट्रेस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड डैमेज द इक्विपमेंट। तो इसके वजह से क्या है कि जो हमारा नेटवर्क है वो प्रॉपरली उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है और जो तुम्हारा इक्विपमेंट्स है सिस्टम में कनेक्टेड वो डैमेज हो सकता है। तो ये जो एक्टिव हार्मोनिक्स फिल्टर है इसको इंस्टॉल करने के बाद ये जो पावर क्वालिटी में इम्प्रूव कर सकते हैं, लगभग 95% तक जो है पावर क्वालिटी जो है इम्प्रूव होता है। हार्मोनिक्स करंट का जो डिस्टॉर्शन होता है वो कम हो जाता है अगर हम लोग एक्टिव हार्मोनिक्स फिल्टर लगाते हैं। तो ये एक्टिव हार्मोनिक्स फिल्टर ना सिर्फ ये जो तुम्हारा डिस्टॉर्शन हाई हार्मोनिक्स जो डिस्टॉर्शन है उसको रिड्यूस करता है, साथों साथ पावर क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट करता है, पावर फैक्टर भी इम्प्रूव करता है। जैसे लगभग 0.99 जो पावर फैक्टर है मैंने अराउंड यूनिटी पावर फैक्टर जो वो अचीव करता है थ्रू एक्टिव हार्मोनिक्स फिल्टर। इसकी वजह से जो है हमारे ये कम हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन भी कम हो रहा है, हार्मोनिक्स फिल्टर हो रहा है, साथों साथ पावर फैक्टर जो है इम्प्रूव हो रहा है, जिससे कि वो जो हमारा केवीए कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाता है। अब ये देख सकते हैं हार्मोनिक्स जनरेटर जिसकी वजह से हार्मोनिक्स जनरेट हुआ, प्लस ये एक्टिव फिल्टर लगाए। फिल्टर लगाने की वजह से हमारा जो रिजल्टेंट पावर जो है वो इम्प्रूव हो गया है, प्योर साइन वेव में मिल रहा है। इससे पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो रहा है, जो वोल्टेज जो है वो डिस्टॉर्शन भी नहीं हो रहा है, पावर क्वालिटी इम्प्रूव हो रहा है, एनर्जी कंजर्व भी बढ़ जाएगा। इससे एनर्जी कंजर्वेशन बढ़ जाएगा, एनर्जी वेस्टेज कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ गए होंगे और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो।